स्वागत है आपका डीके जनरल 4354 की डर की दुनिया में। यहाँ कहानियां नहीं, दिल दहला देने वाली सच्चाइयां सुनाई जाती हैं। तो बताइए, क्या आप किसी ऐसे कमरे में सो सकते हैं जहां पिछले कुछ दिनों में 7 लोग एक ही रात में मारे गए हों? अगर उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो और रात के ठीक 12:03 पर आपको कोई बाहर से धीरे धीरे खटखटाने लगे, तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? और अगर नहीं खोला, तो क्या वो खुद अंदर आ जाएगी? पुलिस कहती है वहां कुछ नहीं है, लेकिन सच ये है कि जो भी वहां गया सुबह जिंदा वापस नहीं आया। कल एक नया किराएदार उस कमरे में आया है। क्या वो इस मौत के खेल में बच पाएगा या फिर वो 8वां शिकार बन जाएगा? आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिम्मत है तो सुनिए किराए का कमरा की कहानी, जहां पिछले कुछ दिनों में 7 लोग एक ही रात में मारे गए। और दोस्तों, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं पेशे से एक ग्राफिक डिजाइनर हूं और हाल ही में दिल्ली से पटना शिफ्ट हुआ हूं। नौकरी नहीं थी, पैसों की तंगी थी और सबसे बड़ी दिक्कत थी रहने की जगह। 3 दिन तक कमरा ढूंढने के बाद मुझे एक ब्रोकर मिला, कमलेश। उसने कहा एक कमरा है, सस्ता भी है और ऑफिस से बस 10 मिनट की दूरी पर, लेकिन लोग वहां रहना पसंद नहीं करते। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? जगह खराब है क्या? कमलेश हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर था। भाई, वहां पिछले कुछ दिनों में 7 लोग एक ही रात में मर चुके हैं। मेरे दिल की धड़कन एक पल को थम गई। मैंने सोचा ये पागल बना रहा है, तो मैं मजाक में हंसकर बोला, मतलब भूत वूत वाली जगह है क्या? कमलेश ने नजरें चुरा ली। मैं बस इतना कहूंगा, वहां रात गुजारना आसान नहीं है। अगर रहना है तो अपने रिस्क पर रहना। पैसों की तंगी में मुझे ज्यादा सोचने का मौका नहीं था। मैंने कहा, दिखा दो कमरा। अगले 15 मिनट में हम उस जगह पहुंचे। एक पुरानी 3 मंजिला इमारत, पेंट उखड़ा हुआ, खिड़कियों पर जंग लगे ग्रिल और नीचे एक जंग लगी नेम प्लेट, गुप्ता निवास। कमलेश ने कहा, यही है। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने महसूस किया, हवा ठंडी और भारी सी होने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य वजन मेरे कंधों पर बैठ गया हो। कमरे का दरवाजा खोलते ही हल्की सी बदबू आई, नमी और सड़न की मिलीजुली। कमरे में एक पुराना पलंग, कोने में लकड़ी की अलमारी और खिड़की से सड़क का धुंधला नजारा। लेकिन सबसे अजीब चीज थी दीवार पर काले रंग का एक हाथ का निशान। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने हाथ को कोयले में डुबोकर दीवार पर जोर से मारा हो और वो निशान सालों से वहीं जम गया हो। मैंने पूछा, ये निशान क्या है? कमलेश ने बस इतना कहा, रात में मत छूना इसे। उसकी ये बात मेरे दिल में कहीं ना कहीं गहराई तक बैठ गई। लेकिन मैंने कमरे का किराया दे दिया, 2500 रुपए महीना। सोचा, यार, भूत प्रेत जैसी चीजें तो फिल्मों में होती हैं, असल में कुछ नहीं होता। उस रात मैं पहली बार उस कमरे में सोने वाला था और तभी रात के ठीक 12:03 पर दीवार पर बने काले हाथ का निशान हल्का सा हिलने लगा। ऐसे हिल रहा था जैसे उसके पीछे कोई जिंदा चीज धड़क रही हो। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। पहले मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन खिड़की तो मैंने अंदर आने से पहले ही बंद कर दी थी और कमरे में पसीने जैसी गर्मी थी। हवा तो कहीं से नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर सीधा बैठ गया, नजरें उस निशान पर टिकाए हुए, और तभी थक थक करके 3 बार जोर से दरवाजा बजा। मैंने डरते डरते आवाज लगाई, कौन? कोई जवाब नहीं आया। मैं हिम्मत करके दरवाजे तक गया। छेद से झांका, बाहर कोई नहीं था। सीढ़ियां सुनसान, पूरे फ्लोर पर बस मैं ही था। मैंने सोचा शायद कोई बदमाश मस्ती कर रहा है और दरवाजा बंद करके वापस बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन इस बार मेरा ध्यान फिर उस हाथ के निशान पर गया। वो अब बिल्कुल काला नहीं था, उसमें से हल्की सी लाल चमक निकल रही थी, जैसे किसी ताजा खून की परत चमक रही हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने मोबाइल उठाकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। अगर ये सच में हिल रहा है तो कल कमलेश को दिखाऊंगा। रिकॉर्डिंग चालू थी और मैं कैमरा उस निशान पर रखे हुए था। तभी स्क्रीन पर कुछ और दिखा। निशान के ठीक पास दीवार से आधा महिला का चेहरा बाहर झांक रहा था। फीकी सफेद, बिना पलक झपकाए आंखें और होंठ जो धीमे धीमे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोल रही हो, लेकिन मेरे कानों तक आवाज नहीं आ रही थी। मैंने डर के मारे मोबाइल नीचे गिरा दिया। जब दोबारा देखा तो दीवार पर सिर्फ वही काला निशान था और चेहरा गायब। नींद तो क्या आती, मैं पूरी रात टकटकी लगाकर बैठा रहा। सुबह होते ही
सीधा कमलेश के पास पहुंचा। भाई, ये क्या जगह दिला दी तूने? दीवार में चेहरा दिखा कल रात। कमलेश ने गहरी सांस ली और धीमे से बोला, तुमने उसका नाम तो नहीं लिया ना? मैंने चौंक कर कहा, किसका नाम? वो बस मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में डर ज्यादा था। आज रात अगर वो फिर आए तो कभी उसका नाम मत पूछना, वरना अगली सुबह तुम जिंदा नहीं रहोगे। सुबह 9 बजे मैं कमलेश के साथ नीचे वाली चाय की दुकान पर बैठा था। चाय वाले को देखते ही कमलेश ने कहा, अरे एक स्पेशल बना दे, और हाँ, इसमें अदरक ज्यादा डाल। मैंने चुपके से कमलेश से पूछा, कल रात तूने कहा था नाम मत लेना, वो कौन है? कमलेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर धीमे से बोला, ये बिल्डिंग पहले हॉस्टल था। 7 साल पहले एक लड़की यहीं मरी थी, इसी फ्लोर पर। मैंने पूछा, कैसे मरी थी? कमलेश ने जवाब देने की बजाय जेब से सिगरेट निकाली, एक कश लिया और बोला, मरना तो आसान था, लेकिन मरने के बाद भी वो यहीं रही, किसी को दिखती नहीं, लेकिन अगर किसी ने उसका नाम ले लिया तो वो उस इंसान को अपने साथ ले जाती है। मैं हंस पड़ा, यार ये तूने हॉरर मूवी से उठा लिया होगा। कमलेश ने गंभीर होकर कहा, रात में अगर दरवाजा 3 बार बजे और तुमने उसे खोल दिया तो समझो खेल खत्म, और अगर दीवार पर लाल निशान दिखे तो समझ लो वो तुम्हें देख रही है। मैंने ये सब मजाक में उड़ा दिया और ऑफिस चला गया। दिन भर दिमाग में ये बातें घूमती रहीं, लेकिन मैं खुद को समझा रहा था कि कुछ नहीं होता। शाम को मैं जल्दी ही लौट आया और इस बार मैंने तय किया कि आज अगर कुछ दिखा तो मैं सच जानकर रहूंगा। रात के 12 बजे कमरे में वही गर्मी, वही खामोशी, और फिर ठीक ठक दरवाजा 3 बार बजा। मैं धीरे से उठा और इस बार दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर कुछ पड़ा था, एक पुराना फटा हुआ महिला का स्कार्फ जिस पर ताजा खून के धब्बे थे। मैंने उसे उठाया और तभी पीछे से एक फुसफुसाहट आई, तुमने मेरा नाम लिया? मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने पलटकर देखा, दीवार पर वही लाल निशान और उसके बीच से आधा चेहरा बाहर। इस बार उसके होंठ बिल्कुल पास आकर बोले, मेरा नाम सुनना चाहोगे? उसने फिर फुसफुसाकर कहा, मेरा नाम सुनना चाहोगे? मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैं बस खड़ा उसे देखता रहा। उसके आधे चेहरे पर बाल चिपके हुए थे, आंखों में खून जैसा लाल रंग और होठों से गाढ़ा काला पानी टपक रहा था। अचानक वो दीवार में ऐसे खींचने लगी जैसे कोई मुझे अंदर खींच रहा हो। मैंने पूरा जोर लगाया और पीछे की तरफ गिर पड़ा, और फिर सब खामोश हो गया। सुबह उठकर मैंने सोचा ये सब सपना था, लेकिन जैसे ही दीवार की तरफ देखा, खून का वही निशान और उसके ऊपर 3 शब्द लिखे थे, मेरा नाम लियो। लियो? ये तो किसी लड़की का नाम नहीं था। मेरा दिमाग घूम गया। शाम होते ही मैं नीचे चाय वाले के पास भागा और पूछा, भाई यहां कोई लियो नाम का रहता था क्या? चाय वाले का चेहरा फीका पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें किसने ये नाम बताया? मैंने कहा, बस यूं ही सुना। चाय वाले ने पास खींचकर कहा, लियो लड़की नहीं थी, ये उसका पालतू नाम था। असल में उसका असली नाम लियाना था। वो यहाँ हॉस्टल में रहती थी। एक रात किसी ने उसके कमरे का दरवाजा 3 बार खटखटाया और सुबह वो मरी हुई मिली, और उसके बाद उसकी आवाज अचानक रुक गई, क्योंकि दुकान के बाहर से किसी ने जोर से 3 बार मेज पर थपकी दी। हम दोनों ने बाहर देखा। सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। सफेद दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और उसकी नजरें सीधे मुंह पर थीं। वो लड़की वहीं खड़ी थी। सड़क पर कोई और नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, हवा का तेज झोंका आया और पास की सभी लाइटें झपक झपक कर बंद हो गईं। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। चाय वाले ने धीरे से कहा, भाग अभी भाग, वरना देर हो जाएगी। लेकिन मैं भागा नहीं। पता नहीं क्यों मेरे पैरों में जैसे किसी ने कील ठोक दी हो। वो लड़की पास आई और मेरे सामने खड़ी होकर बोली, 3 बार दरवाजा खटखटाना ये बस एक इशारा है, असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। उसके होठों से खून टपक रहा था और पीछे सड़क पर पानी जैसा काला साया फैलने लगा। तभी अचानक मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, किराए के कमरे की चाबी आपके नाम ट्रांसफर हो गई है। मैंने चौंक कर फोन देखा। यह मैसेज उस एजेंसी का था जिससे मैंने कमरा लिया था, लेकिन मैंने तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया था। लड़की ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अब यह सिर्फ तुम्हारा कमरा नहीं, तुम्हारा कब्रिस्तान भी है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, चाय वाला गायब था।
दुकान बंद, बत्तियां बंद और पूरे रास्ते पर सन्नाटा। और तभी मेरे पीछे से ठक 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 3 दस्तकें हुई, इस बार जमीन के अंदर से आ रही थी। फिर मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, सामने वही पुराना अंधेरा किराए का कमरा था जिसकी चाबी कल रात मैंने मेज पर रख दी थी। पर अब दरवाजा आधा खुला था और अंदर से धुएं जैसा काला धुंध बहकर बाहर आ रहा था। मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। जैसे ही मैंने दरवाजा पूरी तरह खोला, मुझे लगा कमरे के अंदर कोई बैठा है। अंधेरे में एक धीमी आवाज आई, आ गए 8वां बनने के लिए। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। लाइट की किरणें चारों तरफ घुमाई और दीवारों पर उकेरे हुए नाम नजर आए। 7 नाम और हर नाम के नीचे तारीख लिखी थी। सबकी मौत एक ही दिन हुई थी, जिस दिन वो इस कमरे में पहली रात सोए थे। मैंने एक एक नाम पढ़ना शुरू किया और आखिरी नाम पर मेरा खून जम गया। वहां लिखा था अमन आज। मैं पसीने से भीग गया। मैंने सोचा शायद ये किसी ने मजाक में लिखा है, लेकिन दीवार से ताजा खून टपक रहा था और वो नाम धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ वो 3 दस्तकों की आवाज ठक 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 की। और इस बार मैं समझ गया, ये दरवाजे की नहीं, ताबूत की दस्तकें थीं। अंधेरे में मैं चीखने लगा, कौन है, सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ वही 3 दस्तकें आईं, ठक 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 की। अचानक कमरे के कोने में एक पुरानी लालटेन जल उठी। उसकी रोशनी में मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी पूरी तरह काले कपड़ों में, सिर पर टोपी और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वो धीमे धीमे बोला, मैं ही हूं इस कमरे का मालिक और तू अब मेरा सौदा है। मैं कांपते हुए बोला, कौन सा सौदा? वो हंस पड़ा और जमीन पर एक पुरानी लोहे की तिजोरी की ओर इशारा किया। मैंने देखा तिजोरी का ढक्कन खुला था और अंदर 7 लोगों के कांटे हुए हाथ पड़े थे। हर हाथ की कलाई पर वही तारीख लिखी थी जिस दिन वो मरे थे। बूढ़ा बोला, हर साल इस कमरे को एक नया मालिक चाहिए। जो एक रात इसमें रुके वो यहां हमेशा के लिए रह जाता है और उसकी आत्मा मेरे लिए अमृता की कीमत बनती है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा घूमने लगा। दीवार पर लिखा मेरा नाम चमकने लगा, अमन आज। और उसके नीचे खून से बनी जगह खाली थी, शायद मेरी मौत का समय लिखने के लिए। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, वो मेरा दोस्त रोहित था, जो 2 महीने पहले मर चुका था। उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी और वो फुसफुसाया, अमन तेरे पास आधी रात तक का वक्त है, नहीं तो तू भी हमारा हिस्सा बन जाएगा। रोहित की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने कांपते हुए पूछा, रोहित तू यहां कैसे? तू तो। वो बीच में ही बोल पड़ा, हाँ मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। ये बूढ़ा आदमी यमराज से भी बड़ा सौदागर है। रोहित ने इशारा किया और कमरे की एक दीवार पारदर्शी होने लगी। उस पार एक लंबा काला गलियारा था जिसमें लोहे के पिंजरे लटके थे। हर पिंजरे में इंसान की आत्मा कैद थी। उनकी आंखों में सिर्फ डर और मदद की पुकार थी। रोहित फुसफुसाया, ये हमें मारकर आत्माएं बेचता है, किसी ऐसे मालिक को जो मौत से डरता है लेकिन अमर होना चाहता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर बोल पड़ा, अमन तू खास है, तुझे मारना नहीं, तेरा सौदा करना है। एक आदमी है जिसने अपनी मौत टालने के लिए तुझे खरीदा है। बस आधी रात होते ही तू उसके पास होगा हमेशा के लिए। मैंने गुस्से में कहा, यह कभी नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल मैंने अपनी कलाई पर कुछ उभरते देखा। खून से खुद ब खुद लिखे शब्द थे, सिर्फ 13 मिनट बचे हैं। मैंने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा खोलते ही मैं अपने पुराने गांव में पहुंच गया। गांव वही था लेकिन लोग नहीं, सिर्फ मेरे बचपन का घर और दरवाजे पर खड़ी मेरी मां। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा घर आ गया, चल खाना खा ले, आधी रात हो रही है। लेकिन मेरी मां तो 10 साल पहले मर चुकी थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। मां के चेहरे पर वही पुरानी ममता थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी लाल चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने कांपते हुए कहा, मां आप तो मर गई थी ना? वो मुस्कुराई, बेटा मौत और जिंदगी बस दरवाजे हैं। मैं उस पार थी, अब इस पार आ गई हूं, लेकिन आज रात तू मेरे साथ चलेगा? उसने मेरा हाथ पकड़ा और जैसे ही उसका स्पर्श हुआ मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरी कलाई पर लिखा 13 मिनट घटकर 9 मिनट हो चुका था। मैंने जोर से हाथ छोड़ाया और पीछे हट गया।
तभी मां का चेहरा ममता से बदलकर कुछ और हो गया। उसका मुंह धीरे धीरे कान तक फट गया और आंखों से काला धुआं निकलने लगा। वो गुर्राई, तू भाग नहीं सकता, तू तो पहले ही बिक चुका है। मैं मुड़ा और दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, मैं फिर उसी किराए के कमरे में था। कमरे में अब बूढ़ा आदमी और रोहित खड़े थे और दीवार पर एक बड़ा काला दरवाजा उभर चुका था। उस दरवाजे से अजीब सी ठंडी हवा और फुसफुसाहट आ रही थी। आजा, समय पूरा हो रहा है। रोहित चिल्लाया, अमन उस दरवाजे में मत जाना, वो एक तरफा रास्ता है, वहां से कोई लौट कर नहीं आया। मैंने देखा, मेरी कलाई पर अब 3 मिनट बचे थे। दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा और अंदर से 2 चमकती लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। दरवाजा पूरा खुल चुका था। अंदर एक काली धुंध घूम रही थी और बीच में वही 2 लाल आंखें हमें देख रही थीं। मैंने डरते डरते पूछा, तू कौन है? वो हंसी, ऐसी हंसी कि जैसे हजारों कीलें किसी लोहे पर घिस रही हों। मैं वो हूं जिससे तू कभी बच नहीं सकता। मैं ही तेरी मौत हूं, मैं ही तेरी मां हूं और मैं ही तू खुद हूं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं खुद? ये कैसे हो सकता है? उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही मेरी कलाई पकड़ी, घड़ी पर लिखा 3 मिनट मिटकर 00 बन गया। अचानक कमरे की दीवारें पिघलने लगीं। रोहित और बूढ़ा आदमी धुएं में बदल गए और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो मुझे पहले से वहां लाने की तैयारी कर रहे थे। लाल आंखों वाली परछाई धीरे धीरे मेरे जैसे आकार में बदलने लगी। वही चेहरा, वही आंखें, बस उनमें लाल चमक थी। अमन, अब तू यहीं रहेगा और अगला किराएदार तेरे हाथों मरेगा। दरवाजे के पीछे से 7 परछाइयां निकली। वही पिछले 7 लोग जो इस कमरे में मरे थे। उनकी खाली आंखें मुझे देख रही थीं और सब एक साथ बोले, हमारा 8वां आ गया। मेरे मुंह से खुद ब खुद एक शब्द निकले, स्वागत है तुम्हारे नए घर में। कमरे की दीवारें फिर से बदलने लगी। अब वो किसी पुराने तहखाने जैसी लग रही थी। सीलन की बदबू, दीवारों पर अजीब सी लिपि में लिखे शब्द और बीच में एक लकड़ी की मेज। मेज पर बैठा था एक आदमी, उम्र करीब 60, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे मौत को हर दिन देखता हो। उसकी आंखें बिल्कुल काली, बिना सफेदी के। उसने मेरी ओर देखा और बोला, आखिरकार 8वां मोहरा आ ही गया। मैंने कांपते हुए पूछा, ये सब तुम कर रहे हो? लोग क्यों मरते हैं यहां? वो हल्का सा मुस्कुराया, ये कमरा मेरा नहीं, मैं तो बस देखता हूं कौन जीत सकता है। असली मालिक वो है जिससे तू अभी मिला। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब वो लाल आंखों वाली मेरी परछाई ही इस खेल की मालिक थी। उसने आगे कहा, हर 8 साल में यह कमरा नए मोहरे चुनता है। एक एक करके सभी अपने डर में फंसते हैं और जो सबसे आखिरी तक बचता है वो अगले चक्र का मालिक बनता है। मेरे दिमाग में जैसे बम फटा। तो अब मैं? वो सिर झुकाकर बोला, हाँ, अब तू। अचानक 7 भूत मेरे चारों ओर घूमने लगे। उनकी फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगी। तू अब यहां से जा नहीं सकता, बाहर की दुनिया भूल जा, तेरी जिंदगी अब यही है। घड़ी फिर से चमकी। पहले उस पर 00 था और अब उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, शुरुआत। कमरे की हवा भारी हो गई। मेरे चारों ओर 7 भूत अब शांत खड़े थे, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। वो 60 साल का आदमी मेज से उठा और बोला, अब तू मालिक है, लेकिन याद रख, मालिक होना मतलब आजादी नहीं, सजा है। मैंने गुस्से में कहा, मुझे ये खेल नहीं खेलना, मुझे जाने दो। वो मुस्कुराया, कोशिश कर ले, दरवाजा वही है। मैंने पीछे देखा, कमरे का दरवाजा खुला था और बाहर साफ सड़क दिख रही थी। मैं पागलों की तरह दौड़ा, दरवाजा पार किया, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखा, मैं फिर उसी कमरे के बीचों बीच खड़ा था। घड़ी दीवार पर वापस आ गई और उस पर लिखा था, रात 12 बजे। भूतों की हंसी गूंजने लगी, शुरुआत में स्वागत है मालिक। अचानक दीवार पर एक आईना उभर आया। उसमें मेरा चेहरा मेरा नहीं था, वो वही लाल आंखों वाली परछाई थी। वो बोली, अब हर साल तू नए किराएदार बुलाएगा और जब तक 7 मर नहीं जाते तो तू यहां से नहीं जा सकता। मैं चीखा, नहीं, लेकिन मेरी आवाज दीवारों में गुम हो गई। कहानी खत्म हुई, लेकिन कमरा अब भी इंतजार कर रहा है। शायद अगला दरवाजा जिसको खुले वो आप हो। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक हिला दी है तो सोचिए हमारे चैनल पर ऐसे कितने राज छुपे हैं जो अभी आपने सुने ही नहीं। डीके जनरल 4354 को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमय कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।